Good morning, all of you. In this part of the drugs, we will discuss about the neurological active drugs, and these are analgesics, tranquilizers, and the anesthetic drugs. So first of all, before going in detail about these neurological active drugs, we will see about the drugs, means simple brief introduction of the drugs. जो हमने अभी तक पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर जो भी पढ़ा है, हम उसको ब्रीफली दोबारा से देख लेते हैं कि ड्रग्स आखिर है क्या। हमने देखा था कि वो सारे लो मोलिकुलर मास कंपाउंड जिनका थेरेप्यूटिक एक्शन हो या ना भी हो तो वो ड्रग्स कहलाते हैं। अगर उनका थेरेप्यूटिक एक्शन होता है तो वो आपके मेडिसिन या कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कहलाएंगे। अगर उनका थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं है, मीन्स वो किसी डिजीज से हमें छुटकारा नहीं दिलवाते, तो वो आपके पॉइजन कहलाते हैं। लेकिन कोई भी जो ड्रग है वो मेडिसिन का काम सिर्फ तभी करती है अगर हम उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में लें, एज पर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस लें, डॉक्टर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही लें, तो फिर वो मेडिसिन का काम करती है। अदरवाइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट हम लेते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में हम ले लेते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर जो ड्रग है जो मेडिसिन का काम कर सकती थी, अगर उसको रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा ले तो वो पॉइजन का काम भी कर सकती है। तो कोई भी जो ड्रग है वो मेडिसिन का काम कब करती है, जब हमारी बॉडी उसके प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाए। अगर हमने रिक्वायर्ड अमाउंट में ली तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाती है, डिजीज है वो क्योर हो जाती है। लेकिन अगर हम और एक्सेस में ले लें तो फिर वो अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है, तो फिर वो मेडिसिन नहीं, फिर वो पॉइजन का काम करती है। कोई भी जो ड्रग होती है वो तभी आपकी बेटर यानी मेडिसिन का काम कर सकती है इफ इट इज नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक हो, प्लस वो कोई साइड इफेक्ट ना दिखाए या कम से कम साइड इफेक्ट उसके होने चाहिए। हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं, जो हमारे होस्ट टिश्यूज हैं, उनको इफेक्ट ना करे, उनको इंजर ना करे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। एफिशिएंसी ज्यादा हो, मीन्स कम अमाउंट में लेने से ही वो हमें जल्दी से उस बीमारी से छुटकारा दिलवा दे। मीन्स कम ड्रग ले, कम अमाउंट में लें और हमारी जो डिजीज है वो हमारी फिनिश हो जाए, हम बिल्कुल क्योर हो जाए, हम ठीक हो जाए। और साथ के साथ जो हमारे होस्ट टिश्यूज हैं वो उस ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट भी नहीं रहने चाहिए आफ्टर यूजिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यानी दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ड्रग्स नाउ। और लास्ट टाइम वाले लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा, हमने एंटीपायरेटिक्स के बारे में पढ़ा। मींस एंटी का मतलब अगेंस्ट, पायरा का मतलब हीट, जो हाई फीवर को ब्रिंग डाउन कर दे, उसको कम कर दे, तो आप उनको कहते थे एंटीपायरेटिक्स। जैसे आपने पैरासीटामोल, अपने एस्प्रिन, ये चीजें आपने उनके एग्जाम्पल थे। सेकंड आपने पढ़ा था एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो मलेरियल फीवर को रिड्यूस करने के काम आती है, उसे आप क्या कहते थे, एंटी मलेरियल ड्रग्स। और फिर हमने कुछ कंपाउंडों की सिंथेसिस भी थी हमारे सिलेबस के अंदर, क्लोरोक्वीन की थी, वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद पैरासीटामोल की हमने वहां पे उसकी प्रिपरेशन देखी, उसके यूजेस देखे। अब हम देखेंगे अबाउट द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। जैसे नाम से अब पता चलता है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरो का मतलब ब्रेन से रिलेटेड, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। आपके जो नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप का होता है, वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम से को रिलेटेड करे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, मेनली दीज आर दी आपके न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। सो द केमिकल्स व्हिच अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, दे मे बी द एनाल्जेसिक्स, दे मे बी द ट्रांक्विलाइजर्स, दे मे बी द एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो ये थ्री कैटेगरी, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एनाल्जेसिक्स। दीज आर जनरली कॉल्ड एज द पेन किलर्स। These are the painkillers, ये पेन किलर्स कहलाती हैं। So the chemicals which are used to reduce the pain with or without causing unconsciousness, means जो analgesics हैं ये अभी हम देखेंगे, इनकी फर्दर दो टाइप होती हैं। There are some analgesics which reduces the pain, but जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, अगर ये चीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाए, ये हमें दे दी जाए, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर से पेन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम हमारी बॉडी के अंदर कोई कुछ भी करता रहे, आप किसी की फिंगर लेके मान लीजिए आपने उसके ऊपर थोड़ा कट लगा दिया, तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि आपको कट लगा दिया, मीन्स अनकॉन्शियसनेस नहीं रहती। तो कुछ ड्रग ऐसी भी है, वो भी एनाल्जेसिक्स है, कुछ ऐसी है जिससे अनकॉन्शियसनेस रहती है। तो मीन्स वो दोनों ही सी कैटेगरी में आती है, लेकिन बेटर वो रहती है आपकी एनाल्जेसिक्स, जिससे हमें यानी पेन से छुटकारा तो मिल जाए, रिड्यूसेस द पेन, लेकिन कॉन्शियसनेस भी रहनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। हम सचेत रहने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स को पता होना चाहिए।
तो मीन्स द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेन विद और विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का तो बेहोशी हो जाना, उस पार्ट का बेहोश हो जाना, तो वो अनकॉन्शियसनेस कहलाती है। यानी हमारा माइंड कॉन्शियस नहीं है, हमारा माइंड सचेत नहीं है, हमारा माइंड कुछ सोच नहीं पा रहा, तो उसे अनकॉन्शियसनेस कंडीशन कहते हैं। सो द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन विद और विदाउट unconsciousness are called as the analgesics. These analgesics further of two types, narcotics और the non-narcotic drugs. Narcotic drugs are the habit-forming drugs. अगर हम इनको ले लेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। आज अगर हमने वो ड्रग्स ले ली, अगर कल हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बेचैनी बन जाएगी कि हमें ये लेनी है। Our body itself, हमारी जो बॉडी है उसको एक भूख रहेगी कि हाँ मुझे वो अभी चाहिए वो ड्रग। उसके बिना हमारे शरीर में, मैंने आपको अभी बताया कि बेचैनी हो जाती बिल्कुल। तो इसलिए जो ड्रग्स होती हैं ये बेटर नहीं कहलाती, इनको बड़ी इमरजेंसी में ही दिया जाता है नार्कोटिक ड्रग्स का। सेकंड वन, the better one painkillers are the non narcotics, they are also called as the mild analgesics, और ये कहलाती strong analgesics जो narcotics थी, they also called as the strong analgesics or the habit forming drugs. Other are the non narcotic drugs or also called as the mild analgesics. तो narcotics कौन हुई, ऊपर जो हमने अभी डेफिनेशन लिखी थी analgesics की, इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक कर देते हैं। तो नार्कोटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेन along with the unconsciousness, along with the unconsciousness are called as the narcotics. जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, अफीम, गांजा, जो भी चीजें होती हैं they come in the category of the narcotic drugs. और जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, इट इज एन एल्कलाइड, ये एक एल्कलाइड है, और ये ऑब्टेन कहां से होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप सीड कैप्सूल ऑफ द पॉपी प्लांट, और ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक्स होता है। लेकिन इसका सेटबैक क्या है कि इसकी हमें आदत पड़ जाएगी, हैबिट हो जाएगी, इसकी ड्रग एडिक्शन हो जाएगी हमारी अगर हम इसको ले लेंगे तो। नेक्स्ट, नॉन नार्कोटिक्स, जिसे माइल्ड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, तो एक ऐसी ड्रग है, दीज आर द बेटर वन, दीज आर बेटर देन द नार्कोटिक्स वन। तो द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेन विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि ये अनकॉन्शियसनेस नहीं करती, सो दे आर बेटर। So the chemicals which are used to reduce the pain without causing unconsciousness are called as the non-narcotics. Example जैसे एस्प्रिन, एंटीफेब्रोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं, एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर आपके सामने, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये एस्प्रिन जिसे आप कहते हैं, एस्प्रिन की स्ट्रक्चर आपके सामने। क्योंकि अगर हम ये एसिटाइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है इसके ऊपर, आप देख पा रहे हैं COCH3, देखो जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ये COCH3, देखो ये जो ग्रुप लगा है दैट इज द एसिटाइल ग्रुप। अगर ये ग्रुप ना होता, इसकी जगह H होता तो ये सैलिसिलिक एसिड होता। अब सैलिसिलिक एसिड में आपने क्या किया है, H को रिमूव किया, H को रिप्लेस किया बाय द COCH3 ग्रुप, दैट इज द एसिटाइल ग्रुप, सो कॉल्ड एज द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें यहाँ पे, जैसे अभी हमने कहा कि बेटर वन आर नॉन नार्कोटिक्स, बिल्कुल ठीक बात है ये कि बेटर है ये, क्योंकि ये बॉडी में अनकॉन्शियसनेस नहीं करती। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जब आपके, जिसके दौरान हमें ये नार्कोटिक्स देनी ही पड़ती है। तो ओनली नार्कोटिक्स एक्ट एज अ न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, सिर्फ नार्कोटिक्स ही न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, क्योंकि यही तो क्या करती है बोलो, यही तो अनकॉन्शियसनेस करती है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में पहले हमने कौन सी पढ़ रहे हैं, अभी हम एनाल्जेसिक्स। लेकिन एनाल्जेसिक्स में वो कौन सी टाइप है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अभी हमने देखा जिसकी, जो हमारे डायरेक्ट बेहोशी कर देती है, अनकॉन्शियसनेस कर देती है बॉडी के अंदर, वो सिर्फ नार्कोटिक्स है। सो दिस नार्कोटिक्स कम इन द कैटेगरी ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स एंड नॉट द नॉन नार्कोटिक्स। अब जो हायर डोजेस है नार्कोटिक्स की, वो रिकमेंड नहीं की जाती कभी भी, क्योंकि उससे बॉडी कोमा में भी जा सकती है अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो, और आफ्टर दैट डेथ भी हो सकती है। सेकंड चीज ये होती है, मेनली नार्कोटिक्स को लेते कब है, जब आपके बड़ा ही कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, जैसे बर्थ, चाइल्ड बर्थ होता है उस दौरान जो हैवी पेन होती है उस दौरान दी जा सकती है। सो द नार्कोटिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर द रिलीफ, हमें कब आराम मिल जाए, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जब जैसे ऑपरेशन हुआ उसके दौरान काफी जो आपकी कटिंग होती है बॉडी के पार्ट्स के अंदर, तो उस दौरान जो पार्ट काट दिया गया है वहां से दोबारा जब स्टिचिंग करते हैं तो काफी पेन होता है आफ्टर द ऑपरेशन। तो ताकि वो पेन महसूस ही ना कर पाए, पेन तो होता है लेकिन जब हम ये नार्कोटिक्स ड्रग दे देते हैं तो वो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि अनकॉन्शियसनेस हो जाता है वो पार्ट, तो इसलिए हमें उससे रिलीफ मिल जाती है। तो बहुत ही जो हैवी पेन हो उस वक्त ही डॉक्टर इनको रिकमेंड करता है, अदरवाइज इनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। सो द नार्कोटिक्स आर मेनली यूज्ड फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डियक पेन, द पेन ऑफ द
यानी जो आपके बड़े एक्सट्रीम जो कैंसर होते हैं उसके दौरान जो पेन हो जाए वो, या चाइल्ड बर्थ का जो पेन होता है उसके दौरान, जब वो एक्सेस में हो सिर्फ तभी, जब तक बॉडी में एक्सेस पेन ना हो, यानी ये ड्रग्स नहीं दी जाती है, ये रिकमेंडेड नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एग्जांपल है आपके नॉन नार्कोटिक ड्रग्स का, जैसे एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन क्या है? दीज आर दी एंटीबायोटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक ड्रग्स। ये एंटीबायोटिक का काम भी करती है, मींस फीवर को भी रिड्यूस करती हैं, प्लस एनाल्जेसिक्स मींस पेन किलर भी है। और दे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ए मेडिसिन इन 1899 बाय द ड्रेसर। ये प्रिपेयर कैसे की जाती है? प्रिपेयर की जाती है बड़ी सिंपल रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन एसिटाइलेशन करेंगे, तो बेटर एसिटाइलिंग एजेंट कौन है? वो आपका, और भी है काफी एसिटाइलिंग एजेंट, सिंपली आप एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर वन इज द, कौन है आपका? एसिटिक एनहाइड्रेट। वैसे एसिटाइल जो क्लोराइड होता है वो भी एक अच्छा आपका एसिटाइलेटिंग एजेंट होता है, लेकिन हमने एसिटिक एनहाइड्रेट लिया यहाँ पे। तो कैसे चले रिएक्शन इनके बीच? रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी कि ऑक्सीजन जिसके पास बोलो क्यों है, लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करे? अपने लोन पेयर डोनेट तभी करेगा व्हेन इट अब्स्ट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एच एटम। तो एच अपने इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब एच को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो हमने बेस यूज किया, बेस यूज्ड हियर इज द, बोलो कौन आपका? pyridine। pyridine ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? एच को। आफ्टर डोनेटिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय द बेस टू द एच एटम, द एच एटम left their electron towards the for the O atom, वो O के लिए छोड़ देता है। So the O atom obstruct the OH bond pair electron towards itself easily, और it is also an electronegative element। electronegative element तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन साथ के साथ वो इजिली किस लिए ले पाया? क्योंकि हमने बाहर से बेस डाल दिया, बेस ने इलेक्ट्रॉन एच को दे दी, इसलिए एच अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देता है, इसलिए इजी हो जाता है ऑक्सीजन के लिए भी, जो वैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कि वो OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले? ऑब्स्ट्रक्ट। देखो ऑब्स्ट्रक्ट किया, अब ऑक्सीजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि अब उसने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले लिए OH बॉन्ड के, अब ये अपने लोन पेयर आगे डोनेट कर देगा। कहाँ करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, जो एसिटिक एनहाइड्रेट के अंदर है। कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक होगा, वो कार्बन एटम है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है? विच फॉर्म्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड किसने बना रखे हैं? एसिटिक एनहाइड्रेट के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, ऑक्सीजन है 2, और जो ज्यादा बॉन्ड बनाए उसी को आप क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के ऊपर अटैक हुआ, अटैक का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड न्यू बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। तो जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो वीक बॉन्ड है वही ब्रेक होगा, क्योंकि नए बॉन्ड बनने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। वीक बॉन्ड कौन है आपका? वो पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही पहले देखो शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन शिफ्ट होके वो दोबारा आ जाते हैं इधर, दोबारा से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आखिर में ब्रेकेज होनी होती है देखो इस बॉन्ड की, ये CO बॉन्ड की, ताकि ये एसीटेट ग्रुप यहाँ से रिलीव हो जाए, CH3COO नेगेटिव निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि O के ऊपर देखो इस O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। O नेगेटिव के पास कौन आएगा? देखो ये जो इधर से H पॉजिटिव लॉस हुआ था, क्योंकि बेस H को ले गया, बेस उस H को लेके और इसको दे देगा यहाँ पे O नेगेटिव को, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। वो इसलिए दे देगा क्योंकि जो एसिटेट आयन है H पॉजिटिव को लेके वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और विच डू नॉट डिसोसिएट फर्दर, और वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा ड्यू टू द वीक नेचर ऑफ द वीक एसिडिक नेचर ऑफ द एसिटिक एसिड। और ये जो वीक एसिड होता है उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो आउट ऑफ द pyridine और जो एसिटेट आयन है, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस आपका एसिटेट आयन है, तभी तो वो pyridine के पास जो H है उसको ये अपनी तरफ छीन लेगा, खुद ले लेगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एक वीक एसिड के अंदर। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट कि व्हाई दैट एसिटेट आयन टेक द H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द pyridine, जो कि pyridine ने पहले ले लिया था। अब हम डायरेक्ट भी देखो इसको शो कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो हम डायरेक्ट ही यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की देखो इस टाइप से मूवमेंट दिखा सकते हैं। देखो ऐसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, कि पहले हम दिखाएं पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वो, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, आपके कौन सा ग्रुप लग गया? बोलो O का कार्बन के साथ बॉन्ड बना, रेड कलर से मैं दिखा दिया। एसिटाइल ग्रुप देखो ये जा लगा यहाँ पे, H रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? एसिटाइल ग्रुप के द्वारा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन गया जिसको कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड एज द एस्प्रिन। द साइड प्रोडक्ट विल बी द एसिटिक एसिड। हमने बताया एसिटिक एसिड बोलो कैसा एसिड है ये एक वीक एसिड है। ये बात आप बेसिक चीजें कभी भी ना भूलें, एक वीक एसिड है, और इसमें CO नेगेटिव H पॉजिटिव था, और जो ये पार्ट यहाँ से देखो ये अभी अब्स्ट्रैक्ट हुआ था, देखो ये वाला पार्ट देखो यहाँ से, कोई ये यहाँ से जो अब्स्ट्रैक्ट हुआ देखो इस टाइप से, ये जो पार्ट अब्स्ट्रैक्ट हुआ मैंने आपको अभी बताया ही था। देखो जो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होता है, बोलो ये कौन था? ये जो पार्ट अब्स्ट्रैक्ट हुआ दैट इज द CH3C
डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ये जो एसीटेट आयन है, बोलो कैसा आयन है ये, दैट इज द एसीटेट आयन। आपने ब्रोस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा था कि जो एसिड है, मैंने अभी बताया वीक एसिड है, तो ये जो वीक एसिड में से देखो H पॉजिटिव आयन अगर ना होता तो ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो कैसा होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। एंड दैट इज द रीजन के जो यहाँ पे देखो ये जो पिरिडिन था, जैसे ही ये बनता है, और जो पिरिडिन था, पिरिडिन के पास बोलो कौन था, जो पिरिडिन ने ये H पॉजिटिव लिया था, तो जिसकी वजह से क्या आ गया था, देखो एन के ऊपर बोलो क्या था, ये H, ये डबल सिंगल बॉन्ड तो है ही। जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर उसको दिए थे, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब ये जल्दी से क्या करेगा, तो कि ये जो O नेगेटिव है, अब ये जल्दी से अपने इस H पॉजिटिव आयन को वापस यहाँ से ले लेगा, और ये नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे, और ये पिरिडिन फिर से जनरेट हो जाएगा। तो पिरिडिन हियर एक्ट एज द बेस, आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट हियर। वो कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है कि उसने जल्दी से H पॉजिटिव आयन को लिया और लेके लास्ट में किसको दे दिया, एसीटेट आयन को दे दिया। और वो एसीटेट आयन क्यों ले पाया, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और वो कन्वर्ट किस में हो गया आगे जाके, वीक एसिड में। एंड इट डू नॉट डिसोसिएट फर्दर, इट डू नॉट डिसोसिएट फर्दर। अब ये दोबारा से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बोलो कैसा है, एक वीक एसिड है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि आप समझ के यानी इन चीजों को याद कर पाए। तो ये तो हमने देखा इसकी प्रिपरेशन के बारे में, कि एस्प्रिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और बेसिक फैक्ट एस्प्रिन के बारे में, कि एस्प्रिन को कभी भी खाली स्टमक नहीं लेना चाहिए। इट कैन नेवर बी टेकन इन द एम्प्टी स्टमक। अब हम पहले इस क्लियर कर देते हैं अपने यहाँ से, जो भी आपको ये समझाया गया है यहाँ से, तो इस चीज को हम हटा देते हैं, रिमूव कर दें। तो नेक्स्ट हम क्या बताने जा रहे हैं, कि जो आपका एस्प्रिन है उसको कभी भी एम्प्टी स्टमक में नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि स्टमक के अंदर जब जाएगा तो एस्प्रिन है उसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस। देखो, तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, देखो इस स्टेप से यहाँ से, तो जो O नेगेटिव है इधर से कार्बन ग्रुप वाले कार्बन की पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव के पास क्या आएगा, H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की तरफ क्या आ जाएगा, बोलो OH नेगेटिव। तो ये तो एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ से। बोलो ये पार्ट कौन सा बन गया, ये आपका देखो एसिटिक एसिड पार्ट की फॉर्म में, ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मेन क्या बना, O के ऊपर H, तो वो सैलिसिलिक एसिड बन गया। देखो इस टाइप से सैलिसिलिक एसिड। और ये जो सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या करेगा, स्टमक की जो इनर वॉल है, इनर जो मेम्ब्रेन है, उसको कोरोड कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और फाइनली डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए, क्योंकि हमारे अगर स्टमक के अंदर अगर भोजन है, हमने खाना खा रखा है, तो जो इनर वॉल है वो फ्री नहीं है कि ये जो आपका सैलिसिलिक एसिड बने वो डायरेक्टली आपके इनर वॉल के ऊपर अटैक कर पाए, क्योंकि उस इनर वॉल के ऊपर कौन चिपका हुआ है, चारों तरफ आपका फूड है। तो इसलिए सैलिसिलिक एसिड का जो असर है वो डायरेक्ट इनर वॉल के ऊपर नहीं होगा, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फूड। तो इसलिए हमें पहले फूड खाना चाहिए, हमें खाना खाना चाहिए, उसके बाद ही आपको क्या लेनी चाहिए, एस्प्रिन की टेबलेट लेनी चाहिए, ताकि जब सैलिसिलिक एसिड बने वो डायरेक्टली अपना इंपैक्ट जो आपका स्टमक है उसकी इनर वॉल के ऊपर ना डाल पाए। प्लस में जो साइड प्रोडक्ट है वो तो आपका कौन बन गया, एसिटिक एसिड आपका बन चुका है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका एस्प्रिन है, इसके बारे में कहावत भी है, लाइक एन एप्पल, कि टेक एस्प्रिन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिकॉज द एस्प्रिन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, क्यों, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, इसका काम होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। देखो, जब हमारे कट लग जाए, कट लगने से ब्लड फ्लो करता है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि वो ब्लड फ्लो होता रहे, तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन भी होने चाहिए जिसकी वजह से आपके जो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से हो जाए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो इतना एक्सेस में हो जाए, वो हार्मोन के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट बनने शुरू हो जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, तो ये जो एस्प्रिन है ये क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन अगर एक्सेस में प्रोडक्शन उसकी होती हो, तो एक्सेस प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोकता है। देखो, हर चीज की एक लिमिटेड अमाउंट तो बॉडी के अंदर होनी ही चाहिए, नॉर्मल अमाउंट तो होनी ही चाहिए, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा भी ना हो, नॉर्मल से कम भी ना हो। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो एक्सेस में ज्यादा हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, तो हो सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाए। तो उस वक्त हमें ऐसा केमिकल, ऐसी ड्रग बाहर से लेनी पड़ेगी जो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोक पाए।
तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एस्प्रिन इज बेटर वन फॉर दैट केसेस। तो एस्प्रिन ब्लड क्लोटिंग को सप्रेस करती है, डिक्रीज करती है, ब्लड क्लोटिंग को नहीं होने देती, एंड दस इट प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक और द स्ट्रोक। इसीलिए तो ये कहावत है, एक ओपिनियन है बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने जो एस्प्रिन है इसको वंडर ड्रग का नाम दिया, और ये कहा गया कि टेक एस्प्रिन ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और एस्प्रिन पहली ट्रूली सिंथेटिक ड्रग है, और इट इज सोल्ड अंडर द नेम ऑफ डिस्प्रिन, माइक्रोपायरिन एंड सो ऑन। इस टाइप से डिफरेंट नामों से मार्केट के अंदर सोल्ड की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इबुप्रोफिन, जिसे ब्रूफिन भी कह देते हैं। तो इबुप्रोफिन या जो ब्रूफिन है ये एक एनाल्जेसिक ड्रग भी है। कैसी है? एनाल्जेसिक के साथ साथ ये इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है इसका, ये इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है। तो इट इज ए व्हाइट कलर पाउडर, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है। इट्स एनाल्जेसिक जो एक्शन है इट इज लेस देन एस्प्रिन, ये एस्प्रिन से कम पावरफुल होती है। और जैसे कि एस्प्रिन एक पेन किलर है, इट इज ऑल्सो ए पेन किलर, इट इज यूज टू रिलीव द मस्कुलर पेन, द टूथएक, द ज्वाइंट पेन, एंड ऑल्सो द जो आपकी ज्वाइंट पेन जो एक्सेस में हो जाए तो रूमेटॉइड जो डिजीज बन जाती है उसके अंदर भी। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, अब हम प्रिपरेशन देखेंगे ब्रूफिन की। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग एन इनिशियल रिएक्टेड एज द आइसोब्यूटाइल बेंजीन। इसको आइसोब्यूटाइल क्यों कहा? क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। देखो दैट ग्रुप इज द आइसोब्यूटाइल। देखो आइसोब्यूटाइल कैसे कहा गया, अगर हम बेंजीन पार्ट को क्या कर दें, छुपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं, तो अगर हम नंबरिंग करें, देखो ध्यान से देखना, 1 2 ऐसे 3, ठीक हो गया। अब जो C2 पोजीशन है उसके ऊपर अगर हम एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो वो आइसो कहलाता है। आपने पढ़ा था ना NL-केन, आइसोएल्केन, न्यूएल्केन। तो उस वक्त देखो आप ऐसे पढ़ चुके होते हैं, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th, और मान लीजिए ऐसे कार्बन। अगर हम नंबरिंग भी कर दे 1 2 3 4, if all the 4 carbon are present in the state chain, तो ये आपके N कहलाता है। अगर हम कोई एक कार्बन और लगाते हैं C2 पोजीशन के ऊपर, देखो ऐसे एक CH3 ग्रुप लगा दिया, सो इट इज कॉल्ड एज द आइसो, आइसो कहते हैं आप। ये आइसोएल्केन बन गया। कौन सा आइसोएल्केन है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए इसके अंदर टोटल कार्बन एटम कितने हो गए आपके? 5 हो गए, 1 2 3 4, और 5th आपका CH3 ग्रुप लग गया, तो इसे आइसोपेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसे? आइसो पेंटेन, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आर द 5, वो 5 हो चुके हैं यहाँ पे। अगर हम एक और CH3 ग्रुप लगा दे C2 पोजीशन के ऊपर, देखो ऐसे मान लीजिए मैंने ऊपर लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड द नियो कंडीशन। ये क्या कहलाता है? अब ये नियो एल्केन है। टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, तो स्ट्रेट लाइन में है, और 2 CH3 हो गए, टोटल 6, सो कॉल्ड द नियो हेक्सेन कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? नियो हेक्सेन। मान लीजिए हम आपसे ये पूछ लें कि मान लीजिए मैंने C4 वाला एक कार्बन हटा दिया, देखो यहाँ से, और हमने 3 ही कार्बन रखे थे, 1 2 3। अब बताओ अब इसके क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे नियोपेंटेन, क्योंकि टोटल कार्बन आर 5 है। 3 तो 1 2 3 जो नंबरिंग कर रखी है, और 2 आपके CH3 हो गए। तो बेसिक चीज क्या होती है? तो ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्टेट चेन, दैट कॉल्ड द एनएल्केन। इफ द 1 CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट इन द C2 पोजीशन, आप पोजीशन जरूर ध्यान रखें कि if the 1 CH3 group is present at the कौन सी पोजीशन? बोलो 1 2 3 C2 position, then call the आपके iso. If 2 CH3 group are present at the C2 position, then call the neo. तो आप इधर भी देख सकते हैं, जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें 1 2 3 हमने नंबरिंग की, और C2 पोजीशन के ऊपर एक CH3 हो गया। तो आपके क्योंकि C2 के ऊपर है, आपका एक ही एल्काइल ग्रुप है C2 के ऊपर, तो आप इसे क्या कहेंगे? आइसो वर्ड हो गया। टोटल कार्बन बोलो कितने हो गए? 1 2 3 कार्बन, वो थे, ये थे, तो 4 हो गए, तो आप इसे क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल, क्योंकि नाउ इट एक्ट एज ए ग्रुप है, तो आइसोब्यूटेन की बजाय क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल। अगर बेंजीन रिंग ना होता तो आप क्या कहते हैं? इसे आइसोब्यूटेन। अब ये ग्रुप है क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर लग गया, तो अब ग्रुप को क्या कहते हैं? जैसे आपका CH4 है, CH4 का अगर हम एक H हटा दें तो बोलो क्या बन जाता है? जैसे मिथाइल। अब ये YL लगा देते हैं ना आपके, नहीं तो वो क्या होता है? मिथेन होता है, इसी टाइप से। अगर हम एक H हटा के आपने क्या लगा दिया? मिथ प्लस में YL, तो दैट कॉल्ड द मिथाइल। ऐसे आइसोब्यूटेन था, हमने एक H हटा के बेंजीन रिंग लगा दिया वहां पे, सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया, और दूसरा कौन हो गया? बोलो बेंजीन। तो ये कुछ बातें आप जरूर ध्यान रखें। तो ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन हमने यहाँ पे ले लिया। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन की अब हम फर्दर क्या करेंगे? बोलो रिएक्शन करते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन हम करेंगे? एसिटाइलेशन रिएक्शन। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो आपकी ये एक सिंपल आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिटाइलेशन आप कर रहे हैं। आपने सिंपल बेंजीन की जो एसिटाइलेशन रिएक्शन की थी, आपने उसमें देखा था, आप कोई एसिड हैलाइड ले लेते थे, देखो इस टाइप से, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, देखो इस टाइप से,
ऑब्लिक में आप क्या डालते थे बोलो, AlCl3 एनहाइड्रस, AlCl3 एनहाइड्रस, क्योंकि लेविस एसिड का काम करता था एनहाइड्रस AlCl3, तो इसलिए Cl विद बोथ इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता था बोले यहाँ पे Al, तो क्या जनरेट होता था ये CH3CO, तो यहाँ से देखो बॉन्ड का क्लीवेज होके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इटेक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और अब ये अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन अब ये अटैक कहाँ पे करे, बिकॉज देयर इज ए बल्की ग्रुप। देखो ये जो पोजीशन है जहाँ पे बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट पोजीशन को आप क्या कहते हैं, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन, उससे नेक्स्ट वन को क्या कहते हैं, दैट इज द मेटा पोजीशन, और उससे लास्ट वाली को क्या कहेंगे, दैट इज द पैरा पोजीशन। सिमिलरली हियर ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, और लास्ट वाली आपकी पैरा हो गई। क्योंकि जो ये ग्रुप है आपका जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, इट हैज द प्लस आर इफेक्ट, और इसका कैसा इफेक्ट है, इसका प्लस आर इफेक्ट है। तो रिएक्शन कहाँ पे चलेगी, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप। तो इसलिए जब ये रिएक्शन चलेगी ऑर्थो या पैरा में से किसी एक जगह, लेकिन ज्यादा चांसेस पैरा के होते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन भी आप पहले पढ़ चुके होते हैं, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर, एंड एट द हाई टेम्परेचर हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट इन द पैरा वन। तो नॉर्मल कंडीशन अगर हम रखें तो पैरा ही मेजर बनेगा। और यहाँ पे तो स्टेरिक फैक्टर भी आ गया, क्योंकि आइसोब्यूटाइल इज ए बल्कि ग्रुप, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो इसलिए अप्रोच कहाँ पे करेगा, पैरा पोजीशन के ऊपर ही आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, इसलिए पैरा के ऊपर लग जाएगा आपका एसिटाइल ग्रुप। तो देखो जैसे ही ये रिएक्शन चली, आप ध्यान से देखें, जो एसिटाइल ग्रुप है बोलो वो कहाँ पे जा लगा आपके, वो आपके लगा पैरा पोजीशन के ऊपर। बोलो कौन सी पोजीशन है ये आपकी, पैरा पोजीशन के ऊपर आपका एसिटाइल ग्रुप लग गया यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमने डाला HCN। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है अच्छे से। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में बोलो क्या होता है, यहाँ पे जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, इसमें क्या है, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो आउट ऑफ दीज टू पार्ट of the incoming species, that is the incoming reagent HCN, H is the positive, CN is the negative। तो जो आपके कार्बोनिल जो ग्रुप है ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। देखो ये न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव है, उसने अटैक किया कार्बन पे, कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए। 5 बॉन्ड, क्योंकि अटैक करने का तो हमेशा ध्यान रखें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो CN ने नया बॉन्ड किसके साथ बना लिया, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ। तो कार्बन के 5 बॉन्ड, अब टूटेगा वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। O नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ये H पॉजिटिव जो रिमेनिंग। देखो इसका जो पार्ट है, इसमें दो ही तो पार्ट होते हैं, एक जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका कौन कहलाता है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और जो दूसरा पार्ट था दैट इज CA नेगेटिव, ये क्या है बोलो आपका, ये नेगेटिव पार्ट, ये आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया है बोलो, CA नेगेटिव ने। क्यों किया, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर क्या है, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स। जो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ, CA नेगेटिव का अटैक हुआ। अब CN का तो अटैक हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव ही, तो वहां पे अटैक आपकी ऐड दोनों चीजें होनी होती हैं, HB और CN भी, लेकिन फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया, उसके बेसिस के ऊपर ही रिएक्शन का होता है नाम। तो रिएक्शन क्या हो गया आपकी, न्यूक्लियोफिलिक, और डबल बॉन्ड है यहाँ पे C और O के बीच, तो एडिशन रिएक्शन। सो दिस इज एन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट आपके बने इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन, क्योंकि एक तो साइनाइड ग्रुप है इसमें, देखो CN ग्रुप, और दूसरा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो कॉल्ड द साइनोहाइड्रिन्स। तो आपसे कभी पूछा जाए ये साइनोहाइड्रिन्स इनको क्यों कहा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड हैज द टू ग्रुप्स, दैट इज द साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, एंड द OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो सच टाइप ऑफ स्पीसीज कॉल्ड एज द साइनोहाइड्रिन्स, आप इन्हें साइनोहाइड्रिन्स कहते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अब ध्यान से देखें, HI रेड फास्फोरस, आपने ये पढ़ा है ना कि आपके पास कोई भी देखो एल्डिहाइड कीटोन हो, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड O होता, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। इसके अंदर दो तरह की रिडक्शन चलती है, दो टाइप की बोलो रिडक्शन कौन सी चलती है, तो पार्शियल और एक आपकी कौन सी होती है, कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल का मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डालते थे, तो आपने देखा था R और C के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखो एक ही ब्रेक किया हमने, एक बच गया, तो O के ऊपर भी H लग गया, C के ऊपर भी H लग गया, मींस अल्कोहल बन जाते हैं। अगर हम डाल दें यहाँ पे कोई और रिएजेंट लाइक द HI ओब्लिक में रेड फास्फोरस, HI ओब्लिक में रेड फास्फोरस, तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाती थी इसकी। देखो कैसे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या लग जाएगा बोलो, C। एक H तो पहले से था, इसके ऊपर दो H और लगे, देखो एक H, तो ये सेकंड H मींस एल्केन बन जाते हैं। मींस जो एल्कोहल आपके बने थे उसके अंदर अगर हम फर्दर डाल दें यहाँ से, वो लोग कौन उसी टाइप से HI ओब्लिक में रेड फास्फोरस उसी एल्कोहल के अंदर, तो क्या हो जाएगा फर्दर, देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा C और OH के बीच में, तो क्या लगेंगे H, और नीचे भी H, तो वाटर लॉस, और नीचे वही आपका एल्केन बन गया। बोलो कौन बन गया आपका, एल्केन्स बन जाते हैं। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके थे। दीज आर दी बेसिक फैक्ट के
कौन क्या करता है, तो हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं डाला, हमने क्या डाला है HI रेड फास्फोरस। तो HI रेड फास्फोरस क्या करेगा, यहाँ पे HI रेड फास्फोरस हमने डाला तो ये जो C और O के बीच का बॉन्ड है इसका देखो इस टाइप से क्लीवेज होगा, आपका ऊपर भी H ऐड होगा, नीचे भी H और OH मिलके तो वो लोग क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा। नीचे जो H आपका लग गया कार्बन के ऊपर उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो आप ये समझ गए होंगे, आपको ब्रीफनेस पीछे की याद भी आ गई होगी कि एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आपने ये दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी कि कब पार्शियल रिडक्शन होता है और कब आपके कंप्लीट रिडक्शन होता है, तो इस टाइप से ये आपने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने दे रखा है हाइड्रोलाइसिस, देखो यहाँ पे फिर आपने ये भी पढ़ा है कि जो आपके साइनाइड ग्रुप होता है, देखो ये CN जो ग्रुप है यहाँ पे, तो आपने ये पढ़ा है ना कि जो CN ग्रुप होता है, देखो ऐसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, देखो इस टाइप से हम लगा दें C और N के बीच में, देखो अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, OH नेगेटिव। ऑल द 3 बॉन्ड्स ब्रेक मींस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, और जिससे C और N के बीच के तीनों बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे और क्या ऐड हो जाएगा, बोलो वाटर। इस टाइप से देखो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। अब नाइट्रोजन मिल के देखो इसके साथ, किसके साथ बोलो, H के साथ, बोलो क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो अमोनिया देखो लॉस हो गया। C के ऊपर एक से ज्यादा OH, देखो 3OH, तो क्या लॉस होगा, बोलो यहाँ से भी देखो ये वाटर, तो क्या बच गया C के ऊपर COOH। जो CN ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने दो रिएजेंट इकट्ठे डाल दिए एरो के ऊपर। पहला तो क्या लिखा, HI रेड फास्फोरस, जिससे OH ग्रुप की रिडक्शन हो गई, OH हट गया और वहां पे H लग गए। और सेकंड हाइड्रोलाइसिस की तो इससे क्या होगा, जो आपका CN ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर। और देखो ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन चली, देखो आपका जो OH है वो यहाँ से देखो हट गया, उसकी जगह देखो ये H आ चुका है, और जो CN ग्रुप था उसकी जगह बोलो कौन आ चुका है, ये COOH। तो इस टाइप से बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, सिंथेसिस ऑफ द प्रोफीन। तो ये आपकी प्रोफीन कंप्लीट हो गई, वो आपकी प्रिपेयर हो चुकी है। तो इस तरह से हम ब्रोफीन की हमने सिंथेसिस पढ़ी। उसके बाद देखो एक सिंपल डेफिनेशन है जो हमने ऊपर यूज किया था, जो ब्रोफीन है ये क्या है, इट इज ऑल्सो ए इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये एक इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होती है उसको क्योर करने के काम आए तो उसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहा जाता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करे। बॉडी के अंदर कोई स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग कब आती है, जब कोई ना कोई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, जैसे कहीं चोट लग जाए तो स्वेलिंग आती है। तो इट मीन्स वहां पे वो चीज आपके स्वेल हो गई, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो और भी अच्छे से कैसे होगा, हम ड्रग भी साथ के साथ दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, वो ड्रग्स कहलाती है जो स्वेलिंग को ठीक करे, जो इन्फ्लामेशन हो गई उसके अंदर आराम दिलवाए, दिस कॉल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का एग्जाम्पल कौन है, दैट इज द प्रोफीन। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जेसिक्स एंड ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं, इनका जो काम है, ये पेन किलर तो होती ही होती है। कैसे करती हैं, इससे हमें रेमेडी मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है पेन से, बाय रिड्यूसिंग द बोलो क्या, इन्फ्लामेशन। जो भी इन्फ्लामेशन हो चुकी है उसको ये ठीक करते हैं मीन्स। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर विच ये उसके अगेंस्ट काम करती है। जैसे जो दूसरी ड्रग्स होती है नार्कोटिक्स, वो तो क्या करती है, वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो उससे अच्छा कौन हुई, यही हुई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट ना करे। तो ये था हमारे ब्रूफिन की सिंथेसिस हमने देखी, और ये हमने देखा कि एनाल्जेसिक का काम भी करती है और साथ के साथ ये इन्फ्लामेटरी एक्शन भी है इनका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसक्विलाइजर्स के बारे में। तो व्हाट आर द ट्रांसक्विलाइजर्स, ट्रांसक्विलाइजर्स कौन होती है, ये कैसे केमिकल होते हैं विच एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आल्सो रिड्यूसेस द मेंटल टेंशन और द डिप्रेशन। जो मेंटल टेंशन और डिप्रेशन से हमें छुटकारा दिलवा दे उन्हें आप क्या कहते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स। ये भी आपके दो ही टाइप की होती है, लेकिन क्योंकि ये मेंटल डिजीजेस को ठीक करने में काम आती है, सो दीज ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज द साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। इनको साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर द सेडेटिव और द हिप्नोटिक्स भी कह देते हैं, और सेकंड होते मूड एलिवेटर्स और द एंटी डिप्रेसेंट। जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, सेडेटिव्स कौन होती है, सेडेटिव्स वो ड्रग्स होती है विच रिड्यूसेस द मेंटल टेंशन। कहते हैं ना हिप्नोटाइज कर लिया उसको, हिप्नोटाइज करने का मतलब होता है अपने जैसे वश में कर लिया। तो ऐसी ड्रग जिसको दे दे, तो ड्रग ने आपको अपने वश में कर लिया, ड्रग ने चाहा कि आपको अब किसी भी टाइप का कोई भी टेंशन ना हो, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स मींस विच रिड्यूसेस द मेंटल टेंशन एंड प्रमोट्स द रिलैक्सेशन, और हमारी बॉडी को आराम मिल जाए। तो ऐसे ड्रग्स को आप क्या कहते हैं, दीज कॉल्ड एज द सेडेटिव्स और द हिप्नोटिक्स।
अब इनके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे जितने बारबिटेरेट्स होते हैं, बारबिटेरेट्स, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? सेडेटिव्स की कैटेगरी के अंदर जाते हैं, रेसरपाइन एंड सेरोटोनिन। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, इनमें बारबिटेरेट्स आपके जो मेन है, जो ये नाम आपको ध्यान रखना है, बारबिटेरेट्स। बारबिटेरेट्स के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, दे एक्ट एज द सेडेटिव्स और एक्ट एज द हिप्नोटिक्स। मूड एलिवेटर्स कौन होते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे नाम से पता चला, जो में डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में कैसे चले गए? आपको एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जाम की टेंशन हो गई और फिर क्या हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए। आपने कोई टेस्ट दिया, आपको कोई टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आपने सोचा हुआ आप तो ये टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकते, आप डिप्रेशन में चले गए। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो आप क्या करते हैं? आप मेडिटेशन वगैरह करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज एक्सेस में चली जाए तो फिर आप ड्रग का सहारा लेते हैं, आप मेडिसिन की हेल्प लेते हैं। सो द केमिकल विच रिड्यूसेस द डिप्रेशन आर कॉल्ड एज द मूड एलिवेटर्स, जिससे हमारा मूड दोबारा से ठीक हो जाए। एग्जाम्पल क्या है इनके? आपके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, बेंजिड्रिन आपके इसका एग्जाम्पल है, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट जो आपके नाम है, इप्रोनिजिड भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके मूड एलिवेटर्स या एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच टाइप ऑफ ड्रग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स? जो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद की गोली लेके सोना पड़ता है, तो उसके अंदर कौन सी ड्रग होती है? विच टाइप ऑफ ड्रग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्लीपिंग? स्लीपिंग ड्रग्स के अंदर होता क्या है? वो ट्रांसक्विलाइजर्स होते हैं। बोलो कौन होते हैं? वो ट्रांसक्विलाइजर्स ही होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन, कोई भी पर्सन को डिप्रेशन हो गया, क्यों? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कम या ज्यादा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया होगा? तो कौन सा होता है वो हार्मोन? तो इफ द लेवल ऑफ नॉन एड्रीनलिन, देखो दो टाइप के होते हैं, एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन। तो अगर ये कम हो जाए, इफ द लेवल ऑफ नॉन एड्रीनलिन बिकम्स लो, तो उस वक्त क्या हो जाता है? द पर्सन सफर फ्रॉम द डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज्ड फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? तो कौन सी ड्रग हम लें अगर वो पर्सन किससे हो? डिप्रेशन। तो मूड एलिवेटर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, तो मूड एलिवेटर और द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाउ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वर्क्स। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, कोई भी पर्सन जब सफर करता है डिप्रेशन से, तो क्यों करता है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो नॉर एड्रेनलिन है उसकी अमाउंट कम हो चुकी है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट कैसे वर्क करता है? ये ऐसे करता है वर्क। तो ये क्या करता है? These drug inhibits the action of those enzymes which causes the degradation of the noradrenaline। यानी वो आपके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स जो बन गए हैं जिसकी वजह से नोर एड्रेनलिन का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो उसको रोकता है। सो द ड्रग्स विच इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स और द सब्सटेंस विच कॉजेज द डिग्रेडेशन ऑफ नोर एड्रेनलिन। तो अब नोर एड्रेनलिन की अमाउंट कम नहीं होगी तो हमारी बॉडी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है बॉडी के अंदर, किस लिए दिया जाता है? ताकि हमारा एक पार्ट ऑफ द बॉडी और पूरी बॉडी के अंदर बेहोशी हो जाए। सो द केमिकल विच कॉजेज द अनकॉन्शियसनेस इन ए पार्ट ऑफ बॉडी और इन द होल बॉडी और कॉल्ड एज द एनेस्थेटिक ड्रग्स। दीज आर यूज्ड अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। So on the basis under which condition these particular drugs are used during the big operation or the small operation, these anesthetic drugs further of two types. One, general anesthetics, general का मतलब पूरी बॉडी को बेहोश कर दिया जाए। सेकंड, द लोकल मींस anesthetic drugs मींस एक पार्ट ऑफ द बॉडी को बेहोश कर दिया जाए। तो आपकी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी होंगी? जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलो कौन सी होंगी? ये वो ड्रग्स होंगी विच कॉजेज द अनकॉन्शियसनेस इन द होल बॉडी। जब बिग ऑपरेशन चल रहा हो तो यानी पूरी बॉडी को ही बेहोश किया जाता है। सो द केमिकल विच कॉजेज द अनकॉन्शियसनेस इन द होल बॉडी आर कॉल्ड एज द जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, or which causes the unconsciousness only in a part of the body called the local anesthetic drugs. तो ये जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स कब दी जाती है? दीज आर गिवन एट द टाइम ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस। और जो लोकल है वो कब दी जाती है डॉक्टर के द्वारा? दीज आर गिवन एट द टाइम ऑफ माइनर ऑपरेशंस। एग्जांपल क्या है जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के? यानी गैसेस फॉर्म के अंदर जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और जो क्लोरोफॉर्म है उसको यूज किया जा सकता है, डाइविनाइल ईथर को यूज किया जा सकता है एंड सो। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में कौन आते हैं? जैसे ऑक्सीलोकेन हो जाता है, इथाइल क्लोराइड हो जाता है, प्रोकेन हो गया। तो ये आपके एनेस्थेटिक ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बेंजोकेन भी होता है, जैसे प्रोकेन बोला ऐसे बेंजोकेन। अभी हम उसकी सिंथेसिस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। तो जो बेंजोकेन है इसकी अब हम क्या देखेंगे? सिंथेसिस, हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट। सो इट इज ए इथाइल एस्टर ऑफ द पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। देखो पैरा एमिनो
बेंजोइक एसिड तो क्या है, बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन के ऊपर आपके एमिनो ग्रुप है, पैरा पोजीशन के ऊपर बोलो कि आपके एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है। और उसके अंदर क्या कर दें, बेंजोइक एसिड ग्रुप ना रह के उसको एस्टर में कन्वर्ट कर दे, वो भी इथाइल एस्टर, C2H5 ग्रुप लगा दे। तो अब इसकी प्रिपरेशन देखो कैसे की जाती है। सबसे पहले हमने क्या लिया रिएक्टेंट आपका पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, तो क्या ले लिया, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। अगर NO2 ना होता तो टोल्यूइन होता बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप और मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन। पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 है, सो कॉल्ड द पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। हमने क्या किया, इसकी कर दी ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम के अंदर। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम ओनली। अगर हम KMnO4 डालें, इट एक्ट्स एज द एसिडिक मीडियम इन ऑल द थ्री मीडियम, एसिडिक, न्यूट्रल और द बेसिक, लेकिन बेटर वन द एसिडिक मीडियम, इसलिए हम एसिडिक मीडियम ही लेते हैं। KMnO4 ले तब, लेकिन हमने लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो आपका CH3 ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होता, CH3 हो, C2H5 हो, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज हम आपको पहले पढ़ा चुके थे एल्डिहाइड कीटोन वाले यूनिट के अंदर भी। हमने आपको पहले बताया था कि जो आपके एल्काइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच, और जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू CH ग्रुप। पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हमने ऐसा एजेंट ले लिया लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, इट कॉजेस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सो दैट एल्काइल ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू CH ग्रुप। देखो CH ग्रुप आ गया आपके पास। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाम से पता चलता है हमें क्या बनाना है, बोलो एक बेंजोइक एसिड, देखो CH ग्रुप आ गया। हमें पैरा पोजीशन के ऊपर देखो ये ऊपर लिख रखा था, नाम क्या था, पैरा एमिनो, और आगे क्या था, बेंजोइक एसिड, और लास्ट में इसको एथाइल एस्टर बना देंगे। सारे काम हमें करने हैं। तो हमने पैरा नाइट्रोटोल्यूइन लिया, CH3 को तो CH में कन्वर्ट कर दिया। अब दो ही काम बच गए, एक तो पैरा पोजीशन के ऊपर एमिनो ग्रुप बनाना है, मींस NH2 को NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो COH ग्रुप है, हमें इसका H हटा के यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगाना है। तो दो ही काम हमारे यहाँ पे बच गए, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दो तो पैरा एमिनो बन जाएगा, और H हटा के C2H5 लगा दो तो इथाइल एस्टर बन जाएगा। तो अब हम देखो क्या करें। अब हमने क्या डाला बोलो इसके अंदर, इथेनॉल। इथेनॉल किस लिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे अल्कोहल हो गया, इसमें क्या है बोलो, आपका O नेगेटिव और H पॉजिटिव, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो जब इसके अंदर बोलो क्या चली रिएक्शन, एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन चलती है, तो आपके एस्टेरिफिकेशन होगी। यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगी, बोलो एस्टेरिफिकेशन। लेकिन आपने ये पढ़ा था कि जब भी जो आपके मैकेनिज्म था उसके दौरान जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH निकलता है और इसका बोलो क्या निकलता है, यहाँ से H मैकेनिज्म के दौरान आपने देखा था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, CO के ऊपर OC2H5, इथाइल एस्टर आपका बन गया। इथाइल एस्टर तो बन गया, अब एक ही काम बाकी है, वो क्या, NO2 की सिर्फ रिडक्शन करवाए। NO2 की रिडक्शन के लिए क्या करें, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालना, नहीं तो जो एस्टेरिक ग्रुप है उसकी भी रिडक्शन हो जाएगी। जो आपका हमें एक ऐसा रिएजेंट लेना है जो एस्टर ग्रुप की रिडक्शन ना करे। अगर हम यहाँ पे कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लें लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, तो आपकी क्या होगा, एस्टर ग्रुप की भी रिडक्शन हो जाएगी, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमें ऐसा नहीं करना, एस्टर ग्रुप आपका इंटैक्ट रहे, रिडक्शन किसकी हो, सिर्फ NO2 ग्रुप की। इसलिए हमने यूज क्या किया, tin/HCl। तो ये पार्शियल रिडक्शन ही करेगा, सिंपल रिडक्शन करेगा, आपके एस्टरिक ग्रुप की रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो NO2 गेट कन्वर्टेड टू NH2 एंड द एस्टरिक ग्रुप रिमेन अनअफेक्टेड। तो आपका जो सब्सटेंस अब बन गया, केमिकल जो बन गया, ड्रग जो बन गई, ये बन गया आपका बेंजोकेन। क्या कहलाए बोलो, बेंजोकेन क्या है, देखो इट इज द इथाइल एस्टर, जो हमने शुरू में लिखा था, इथाइल देखो एस्टर है, लो कौन है बोलो, ये इट इज द इथाइल एस्टर। किस चीज का बोलो, पैरा पे एमिनो है, तो पैरा एमिनो, और बेंजोइक एसिड था ही। सो इट इज द इथाइल एस्टर ऑफ द पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। इसको और भी किसी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, देखो वो कैसे, मान लीजिए हमारे पास पहले ही ऊपर हमने क्या लिया था, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन, हम पहले क्या ले लें, पैराटोल्यूडिन, मतलब पहले ही हमें NH2 ग्रुप हम डायरेक्ट ही लगा देते हैं, ऊपर CH3 हो, नीचे टोल्यूडिन, आपका बन गया NH2 ग्रुप है तो पैराटोल्यूडिन बोलते हैं। क्योंकि अगर CH3 ना होता है तो इसे क्या कहते हैं, एनिलीन, एनिलीन, और NH2 ना होता तो इसको क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। देखो हम क्या बता रहे हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर अकेला CH3 हो तो टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर अगर अकेला NH2 होता तो एनिलीन, दोनों के नाम को मिला दिया तो कहलाया पैराटोल्यूडिन। हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन की, बोलो कौन सी रिएक्शन की, यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखो वो किस लिए कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। देखो अगर आप ये चाहें कि आप ये कह सकते थे हमें कि सर ऐसा कर देते हैं कि जो ऊपर हमने जो रिएजेंट यूज किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट, उससे ऑक्सीडेशन ना कर दें। ऑक्सीडेशन अगर हम कर देंगे लाइक जैसे ऊपर हमने यूज किया था, तो CH3 तो कन्वर्ट हो जाएगा CH में, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो डायरेक्ट हमने यहाँ पे ले रखा है, देखो ये NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप, इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। फिर फायदा क्या,
ये तो ऊपर वाले जैसा काम हो जाएगा। CH3 का तो ऑक्सीडेशन किया। अगर हम यहाँ पे क्या यूज कर लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते तो ऐसे ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते वही K2Cr2O7 इस एसिडिक मीडियम में डाल के, CH3 का ऑक्सीडेशन तो CH बन गया देखो ऊपर। और उसके बाद क्या किया बोलो हमने, NH2 का ऑक्सीडेशन तो बोलो किस में कन्वर्ट हो गया, ये NO2 में। देखो यहाँ पे तो वो चीज बन जाएगी जो मैंने एरो लगा के बनाया। हम नहीं चाहते कि वो चीज बने, हम चाहते हैं NH2 रिमेन इंटैक्ट रहे। NH2 क्या रहे बोलो, इंटैक्ट। CH3 का ऑक्सीडेशन रहे, इसलिए हम पहले क्या करते हैं, हम NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं। बोलो क्या करते हैं, वी कॉज द प्रोटेक्शन। हम इसको पहले ढक लेंगे, कवर कर देंगे। हम इसको कैसे कवर किया जाता है, उसी कवर करने की प्रोसेस को प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन देखो क्या करेगा, जो NH2 ग्रुप में जो नाइट्रोजन है H से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और किसको डोनेट करेगा, उस कार्बोनिल ग्रुप को जो एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर है, जो एसिटाइलेशन का काम करता है यहाँ पे। तो देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिए, बोलो किससे लिए, H से। देखो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, देखो इस टाइप से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेके और क्या किया, इसने डोनेट कर दी कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को। उसी टाइप से जैसे हमने पीछे भी आपको बताया था, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं 5 बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 बॉन्ड हो गए थे कार्बन के न्यू बॉन्ड बनने की वजह से, और ये वापस इधर ही शिफ्ट होंगे और दोबारा से ये बॉन्ड देखो क्लीवेज होगा यहाँ से। और उसी टाइप से पीछे हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, एसिटेटाइन बनेगा जो कि एक आपका क्या होता है बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो H वहां से निकला है पैराटोल्यूडिन के अंदर से H पॉजिटिव, उसको ही लेके एसिटिक एसिड बना देगा। तो इट मींस क्या दिखाएंगे, इतना ना दिखा के, हमने पहले ही बताया था, हम डायरेक्ट ही शिफ्टिंग दिखा देते, बॉन्ड की क्लीवेज इधर से हो गई। तो एसिटेटाइन निकला, एसिटिक एसिड बन गया आपका, प्लस में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया। देखो ये कहलाई प्रोटेक्शन। बोलो जो ये स्टेप है इट इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो स्टेप थी बोलो ये क्या कहलाई, दैट कॉल्ड द protection of NH2 group, that called as the protection of the NH2 group। तो ये NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन कहलाती है जो स्टेप हमने यहाँ पे की है। और ये कैसे की जाती है, बाय द एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया। उसके बाद हम करेंगे अब देखो ऑक्सीडेशन, क्योंकि NH2 ग्रुप की तो देखो प्रोटेक्शन हो चुकी है, NH2 ग्रुप तो प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो इफेक्ट सिर्फ CH3 ग्रुप के ऊपर होगा। तो देखो CH3 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ, देखो COOH आपका ग्रुप आ गया, ठीक हो गया, वो CH में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड ग्रुप, अब हम क्या करेंगे, अब हमने किया बोलो क्या, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। उसी टाइप से देखो ये वाटर निकला यहाँ से और क्या लग गया, आपके एस्टर में कन्वर्ट हो गया ये। अब लास्ट हम क्या करेंगे, माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस कर दी, तो बेसिक मीडियम में करेंगे। आप ये ध्यान रखना, क्या करेंगे इसके अंदर, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, इसीलिए ताकि आपके जो एस्टेरिक ग्रुप है उसकी तो हाइड्रोलिसिस हो ना, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस। देखो इस टाइप से ये सिर्फ इस बॉन्ड का क्लीवेज हो, आपका क्या होता है, आउट ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन के ऊपर देखो इधर स्लाइट कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन के स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो इधर भी तो नाइट्रोजन की तरफ तो क्या लग जाएगा बोलो, इधर H पॉजिटिव, इधर क्या लग जाएगा बोलो, OH नेगेटिव। तो इसलिए ये तो देखो क्या निकल गया यहाँ से, ये कौन निकल गया बोलो, एसिटिक एसिड। बोलो क्या निकल गया, ये एसिटिक एसिड है। साइड प्रोडक्ट देखो निकल जाएगा यहाँ से, और NH के ऊपर क्या लग गया H, तो NH2 ग्रुप दोबारा रीजनरेट हो गया, उसको डी प्रोटेक्शन कहते हैं। माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे और बेसिक मीडियम में करेंगे, सिर्फ 1 मोल के साथ करेंगे, क्योंकि अगर आपने ज्यादा मोल डाल दिए तो क्या होगा, एस्टरिक ग्रुप की भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो 1 मोल डालने का मतलब ये होता है कि 1 मोल डालेंगे तो जो ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, जो विच इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस, सिर्फ उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो 1 मोल डाला तो ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, एज कंपेयर टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द एस्टर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखो ये जो बॉन्ड है, देखो मैंने जो रेड करके दिखाया, इट इज लेस सेंसिटिव, एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो रेड हमने दिखा रखा है, इट इज मोर सेंसिटिव, इसलिए 1 मोल डाला। और इस टाइप से आपकी हाइड्रोलिसिस हो गई। आपके दोबारा से क्या बन गया आपका, ये एसिटिक एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट, आपके NH2 बन गया। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द डी प्रोटेक्शन। बोलो इसको क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड द डी प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप। तो देखो क्या किया जाता है, जब भी हमें कई बार ये रिएक्शन करनी पड़ जाए, तो पहली स्टेप के अंदर तो हम क्या करते हैं बोलो, हम प्रोटेक्शन करते हैं NH2 ग्रुप की, फिर रिक्वायर्ड रिएक्शन कर देते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, NH2 ग्रुप की प्रोटेक्शन एसिटाइलेशन के द्वारा, फिर हमने रिक्वायर्ड रिएक्शन कर दी, मींस ऑक्सीडेशन किया, CH3 COH में कन्वर्ट हो गया, और COH के अंदर फिर हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। जब हम अल्कोहल डालते हैं तो बोलो ये कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज द एस्टेरिफिकेशन। तो
तो बोलो कौन सी रिएक्शन थी ये, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थी यहाँ पे, तो वो रिक्वायर्ड रिएक्शन होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर हमने माइल्ड हाइड्रोलिसिस की 1 मोल के साथ की, ताकि CN बॉन्ड का ही क्लीवेज हो आपके, और डी प्रोडक्शन हमने कर दी और हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया, जिसको क्या कहते हैं, बेंजोकेन। तो ये थी बेंजोकेन की सिंथेसिस। तो इस टाइप से आज हमने पढ़ा न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में, जो आपके डिफरेंट टाइप की थी, एनाल्जेसिक्स, ट्रांसक्विलाइजर्स एंड द एनेस्थेटिक ड्रग्स। और उनके इस दौरान हमने उनके जो एग्जांपल थे उनकी कुछ एक की हमने प्रिपरेशन भी देखी, जैसे हमने ब्रूफिन की प्रिपरेशन देखी, एस्प्रिन के बारे में हमने देखा, बेंजोकेन के बारे में देखा। सो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कुछ प्रॉपर्टी और हम देख लेते हैं बेंजोकेन की। ये बेंजोकेन की स्ट्रक्चर जो भी हमने देखा था, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर होता है, स्टेबल रहता है एयर के अंदर। इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। किस रेशियो में, ये हमने रेशियो लिख रखी है, ये क्रेमिंग पोर्शन होता है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड द एल्कलाइन सॉल्यूशन। इसके यूजेस क्या है, जो हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये आपके एनेस्थेटिक ड्रग है। तो दे आर सोल्ड विद paraphenol sulfonic acid, which is water soluble under the name subcutane, is used for the treatment of the hypodermic infection. It is a surface anesthetic drug. ये एक surface anesthetic drug का काम भी करती है। इसका 20% जो solution है वो local anesthetic action भी दिखाता है। surface pain कुछ हो रही है तो उसमें भी relief करता है, क्योंकि कौन होती है, which causes the unconsciousness in a part of the body or in a whole body। तो ये जैसे बेंजोकेन है, ये आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स थी, जैसे मैंने बताया, प्रोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गए। इट्स कॉम्बिनेशन विद द एमिनोफाइलिन इज यूज्ड ओरली टू प्रिवेंट द नोजिया और द वोमिटिंग वगैरह के दोनों इसको यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिलीविंग द पेन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। जैसे मैंने बताया था एस्प्रिन की जब हम टेबलेट ले लें एम्प्टी स्टमक के अंदर, तो आपके एस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक के अंदर अल्सर हो सकते हैं, तो उससे भी रिलीफ हम लेते हैं, यानी ये ड्रग लेके थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए आपके तो उस दौरान भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स।